आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो एवरीवन, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो हर खबर पर जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो या फिर वैक्सीन की रफ्तार हो, सब कुछ कवर करते हैं हम। तो आज बात करेंगे भारत में ही बन रही दूसरी वैक्सीन की, जो जल्द ही वैक्सीनेशन ड्राइव में यूज़ किया जाएगा, और फिर आपको अमेरिका की एक गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे जिसमें लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त मिल गई है, वो भी बिना मास्क पहने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पैंडेमिक से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से केसेस ने यू टर्न मारा है उससे तो यही लग रहा है कि अभी कुछ वक्त और लगेगा इसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, साथ ही कई और वैक्सीन्स भी बन रही हैं। भारत की बात करें तो जो 2 वैक्सीन्स अप्रूव्ड हुई हैं, उसके अलावा भी एक और वैक्सीन है जो यहीं बन रही है, यानी इंडिया की सेकेंड होम ग्रोन वैक्सीन। इस वैक्सीन को बना रही है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला, और वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव-डी। ये एक प्लाज्मिक वैक्सीन है। हो सकता है आपको ये टर्म थोड़ा मुश्किल लगा हो, या फिर आप में से कईयों के लिए ये टर्म नया है। इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कोरोना कवरेज, जहां बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको हम देते हैं कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी। तो आज जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हम इसी वैक्सीन पर बात करेंगे, जानेंगे इस टाइप की वैक्सीन क्यों खास है, कितनी सेफ है। इसके लिए मैंने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। तो डॉक्टर, भारत की जो ये दूसरी स्वदेशी वैक्सीन कह लें, जाइडस कैडिला जो बना रही है, वो किस तरह की वैक्सीन है? जी, अभी तक जो हमने वैक्सीन्स देखी हैं वो या तो ट्रेडिशनल वैक्सीन हैं, जैसे कि भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है। दूसरी है कि mRNA टाइप वैक्सीन हैं, जो कि फाइज़र और मॉड RNA और मॉडर्ना जिसको बोला जाता है, वो वैक्सीन है। ये जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, ये एक नए तरीके की वैक्सीन है, डिफरेंट तरीके की वैक्सीन है, जिसमें कि DNA का बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको कि हम कुछ जीन्स बोल सकते हैं, वो यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ DNA बेस्ड वैक्सीन। और इसका काम करने का क्या तरीका है? इस तरह की वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है डॉक्टर? जी, जो ये जाइडस कैडिला की जो DNA बेस्ड वैक्सीन है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि DNA के या जीन्स जो होते हैं DNA के ऊपर, मतलब DNA के छोटा छोटा पार्ट जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है वायरस के किसी एंटीजन के साथ, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन हुआ या कोई और पार्ट हुआ प्रोटीन का, वो जो जीन है उस प्रोटीन का, उस DNA को, उस जीन को हम एक प्लाज्मिड कहते हैं, एक छोटा सा मॉलिक्यूल मान लीजिए, जिसको कि हम और चीज़ों के साथ अटैच करके बॉडी में डालते हैं। सेल्स जो हैं हमारे उसको टेकअप करते हैं, और जैसे ही ये जो मटेरियल है सेल्स के न्यूक्लियस में पहुंचता है, तो हमारे सेल्स का जो बायोलॉजिकल मशीनरी है वो उस जीन के मुताबिक जो प्रोटीन बनने हैं वो बना लेते हैं। और जैसे ही वो प्रोटीन्स सेल से बाहर आते हैं, तो बाकी के जो इम्यून जनरेटिंग या इम्यूनिटी जनरेटिंग जो सेल्स हैं, वो फिर उस एंटीजन को टेकअप करके फिर जो बॉडी की इम्यूनिटी है उस एंटीजन के अगेंस्ट वो बननी शुरू हो जाती है, और इसके चलते हमारी जो इम्यूनिटी है उस खास स्पेसिफिक एंटीजन के तैयार हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही असली वायरस का अटैक होता है, तो हमारी इम्यूनिटी उस एंटीजन को वो पहचान लेती है जो उस वायरस पे भी सेम होता है, और इस तरह से हम वायरस को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। और जो भारत में 2 अप्रूव्ड वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे कैसे अलग है जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन? जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि जो कोवैक्सीन है वो ट्रेडिशनल तरीके से है, जो वायरस होती है उसी को हम एक तरह से इनएक्टिवेट करके उसका पूरा शेल को यूज़ करते हैं, और उसके अगेंस्ट अपने आप एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में, और इम्यूनिटी जनरेट होती है, एंटीबॉडीज़ और सेल मीडिएटेड, और वो फिर हमारी बॉडी तैयार होती है। कोविशील्ड जो है उसमें हमने सिमिलरली जो स्पाइक प्रोटीन है उसका मटेरियल को हमने एक और वायरस में डालकर, एडिनो वायरस है जो कि चिंपैंजीज में फ्लू लाइक सिम्टम्स करती है, कोल्ड करती है,
और उस वायरस में डालकर हमने उसको ह्यूमन बींग्स में डाला है और वो फिर रेप्लिकेट भी कर सकती है और उसके चलते हमारी बॉडी जो है उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार कर लेती है। तो इन दोनों में हमने एक में हमने वायरस को ही इनएक्टिवेट किया है कोवैक्सीन में, और कोविशील्ड में हमने एक दूसरी वायरस की हेल्प ली है जो ह्यूमंस में डिजीज नहीं करती, जो कि चिंपैंजीज की एडेनो वायरस है। तो इन दोनों में से ये जो जाइडस कैडिला की है डीएनए बेस्ड, वो इस तरीके से अलग है कि इसमें कोई ऐसी वायरस यूज नहीं होती। इसमें प्लाज्मिड मटेरियल होता है जो कि सिंथेटिक होता है और उसमें हम एक जीन का हिस्सा इंसर्ट कर देते हैं और साथ में कुछ और, जैसा हम कहें कि सपोर्टिव मटेरियल कर देते हैं, जिससे कि जीन से प्रोटीन बनने में जो मदद है वो मिल जाए और फिर वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। और इसमें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं अलग अलग, लेकिन ये इसका मोटा मोटा जो डिफरेंस है वैक्सीन का वो ये है। और चलते चलते ये भी बता दूं कि जो फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन बेस्ड वैक्सीन है। mRNA जो होता है वो डीएनए के काफ़ी देर बाद, डीएनए और प्रोटीन के बीच के जो स्टेप्स होते हैं उसमें mRNA बनता है। वो जो वैक्सीन है उसमें उन्होंने mRNA का कोड सीधा डाल दिया है और इसलिए वो जो है उसकी डिफरेंसेस थोड़े आ जाते हैं। लेकिन ये डीएनए और mRNA की जो वैक्सीन की जो फंक्शनिंग है वो मोटे मोटे तरीके से सिमिलर कही जा सकती है, लेकिन फिर भी बारीकी में जाएं तो टेक्निकली डिफरेंसेस हैं। और जैसा कि डॉक्टर हम mRNA वैक्सीन भी सुनते आए हैं, जैसे मॉडर्ना बनी है इस टेक्नोलॉजी से, उससे कैसे अलग है जाइडस कैडिला की वैक्सीन mRNA वैक्सीन से कैसे अलग है? जैसे मैंने पहले कहा कि जो mRNA वैक्सीन है, पहले हमें ये समझना होगा कि mRNA, डीएनए, प्रोटीन, इनमें क्या अंतर है। देखिए, जो हमारा जेनेटिक कोड है वो डीएनए में होता है। जो भी बॉडी में फंक्शन करने होते हैं, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो, एंजाइम बनने हो, हार्मोन्स बनने हो, हमारी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट होता है वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है। तो डीएनए से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और वो जो कोड है कि कौन सा प्रोटीन बनना है वो डीएनए में जो कोड है वो हिडन होता है। अब डीएनए से प्रोटीन तक की जो जर्नी है उसके बीच में आते हैं mRNA, अलग अलग तरह के RNAs आते हैं। तो mRNA भी उनमें से एक है जो कि बहुत ही छोटा सा मटेरियल होता है कोड का और हमारे डीएनए से ही आगे चलकर वो बनता है। अगर तो जो ये मॉडर्ना या फाइजर वाली वैक्सीन है उसमें हम सीधा वो mRNA का छोटा सा कोड ही सीधा हम बॉडी में डाल रहे हैं और उसके बाद जो भी प्रोटीन का वो हिस्सा बनाते हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है। ये जो वाली वैक्सीन है, जाइडस कैडिला वाली जो वैक्सीन है, जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, वो mRNA से भी एक स्टेप पहले जो है उसमें डीएनए का जो छोटा वाला कोड है वो डीएनए का ही कोड उसको बनाती है। उसके बाद जो हमारे अपने सेल की जो मशीनरी होगी उसको भी यूज़ करके और साथ में हम जो थोड़े सपोर्टिव एलिमेंट्स डालते हैं उनको यूज़ करके उस डीएनए से फिर mRNA बनते हैं, अलग अलग तरीके के बनते हैं और फिर उन mRNA के बाद प्रोटीन की असेंबली होती है और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कवरिंग है उसका वायरस का जो कवरिंग है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, इम्यूनिटी बनाती है और इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो रेडी होती है असली वायरस के अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभी किस स्टेज में है ये वैक्सीन? क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें? ट्रायल्स किस तरह से किए गए हैं? जी देखिए, जैसा आई थिंक सारे सुनने वालों को ये मालूम है कि कोई भी वैक्सीन जो है वो मिनिमम 3 स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में से गुजरती है इससे पहले कि वो आम लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जा सके। तो ये जो वैक्सीन है जाइडस कैडिला वाली डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 की जो इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर चुकी है और जो फेज़ 3 की ट्रायल है जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा पे होती है, इसमें 30,000 के करीब जो वॉलंटियर्स हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है, वो जनवरी के शुरू में स्टार्ट की गई है और इसको अक्सर कुछ महीने लग जाया करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी डोजेस दी जानी है और कितनी देर बाद इसकी जो इम्यूनिटी है वो टेस्ट करने का डिसाइड किया गया है। उसके हिसाब से इसकी जो फेज़ 3 ट्रायल है वो अभी ऑनगोइंग है, उसका अभी कुछ डाटा नहीं आया है। हाँ, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का डाटा का उन्होंने जो इन्फॉर्म किया है वो यही है कि ये इम्यूनिटी एक्सपेरिमेंटल बेस पे इम्यूनिटी बना रहे हैं और एनिमल्स में भी पाई गई है, इंसानों में इसमें थोड़ी सेफ्टी भी देखी गई है फेज़ 2 में। तो वो जो हम कहें कि इनिशियल स्टेप्स हैं वो इसने कवर कर लिए हैं, लेकिन जो थर्ड फेज़ की जो ट्रायल है वो अभी ऑनगोइंग है और उसमें अभी मेरे हिसाब से कुछ महीने लग जाएंगे इससे पहले कि हम इसके बारे में कोई हमें जो हम कहें कि एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन को मिले। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम।
डॉक्टर, ये जो वैक्सीन जाइडस कैडिला बना रही है उसको स्टोर करने के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है? इसमें मैंने थर्मोस्टेबल की भी बात सुनी थी, तो वो क्या होता है? जी, इसको देखिए, जो इसको स्टोर इसकी जो डीएनए वायो वैक्सीन जो हैं या जाइडस कैडिला वाली वैक्सीन होगी, इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज ये होगी कि इसकी जो स्टोरेज है और स्टेबिलिटी है, वो उसके लिए हमें बहुत ठंडे तापमान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें याद होगा तो जो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन हैं, फाइज़र हुई, मॉडर्ना हुई, इसको तो हमें -70 -80 डिग्री सेल्सियस तक हमें चाहिए होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी -20 चाहिए होता है। और इवन जो एस्ट्राजेनेका या सॉरी ये जो कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका वाली ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, इसके लिए भी हमें 4 डिग्रीज या फ्रिज टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। डीएनए वाली जो वैक्सीन हैं उसमें मानना यही है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो रूम टेम्परेचर तक सही रहती है, जिसका मतलब है 20-21 डिग्री तक भी वो स्टेबल रह सकती हैं। जो कि अगर हम वैक्सीन वर्ल्ड में देखें तो उसमें सबसे, बाकी चैलेंजेस तो होते हैं इम्यूनिटी जनरेशन के, लेकिन वैक्सीन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चैलेंज यही होता है कि उसकी जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें कितने कम से कम अड़चनें आएँ। और उसमें सबसे बड़ी अड़चन यही होती है कि टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है, उसके चलते एक पूरा प्रोसेस जो है वो डेवलप हुआ है, जिसको कि हम कोल्ड चेन कहते हैं। और वो कोल्ड चेन जो है, मतलब वो वैक्सीन को उस तापमान पर रखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, और उसमें हमारी कई बार तो 50% वैक्सीन जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं, वो वेस्ट चली जाती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नुकसान होता रहा है वैक्सीन इंडस्ट्री में, और नॉट ओनली कमर्शियली, लेकिन जो लोगों तक भी जो ये दवा है, मतलब जो जाने बचाने वाली दवा है, वो उसका 50% वेस्टेज होता रहा है। तो उसके चलते हम देखें तो डीएनए वैक्सीन्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल रहती हैं रूम टेम्परेचर तक, जिसका मतलब ये भी है कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिसमें कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जो कि अगर हम कहें, जो जिसको मैं नाम तो मुझे पसंद नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कहा जाता है, या जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए, ऐसी जगहों पर और इंटीरियर्स में जहाँ पे जर्नीज लंबी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई जो है बहुत इरेटिक है, जो कि जिसको कि प्रेडिक्टेबल नहीं होती, ऐसी जगहों पर स्टेबल वैक्सीन जो है लंबे समय तक 20-21 डिग्री में रहे, तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी, जो कि डीएनए वैक्सीन्स में जैसे कि उम्मीद की जा रही है। डीएनए वैक्सीन इतनी नई नहीं है, ये 1990 में इनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, और तब से इन पे शोध चल रहा है। हाँ, अब ये जो है कोविड के चलते इसकी जो रिसर्च है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज़ की रिसर्च को मिला है। तो इसके चलते हम कुछ नए कैंडिडेट्स को ट्रायल में देखेंगे, और उनके जो रिजल्ट्स हैं हम जल्दी देख पाएंगे। इसमें जो थर्मोस्टेबल की बात की गई है वो वही है कि वो हेल्प करता है कि वैक्सीन जो है और भी ज़्यादा टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर जिसको हम गर्मी में कहें, उसमें वो स्टेबल रखे, ताकि उसका जो यूज़ है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, वो हम लंबे समय तक कर सकें, और उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इम्प्लीमेंटेशन, या जो हम वैक्सीनेशन की जो पूरी विधि है या जो प्रोसेस है, उसमें कम से कम वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो। तो उसके लिए भी जो ये थर्मोस्टेबल है, इट स्टेबलाइजेस द वैक्सीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, विच इज़ अ बिग एडवांटेज। डॉक्टर, एक और बात कि जाइडस कैडिला जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह दो डोज नहीं बल्कि 3 डोज में दिए जाएंगे। तो ये 3 डोज देने के क्या फ़ायदे हैं आपके हिसाब से? जी, नंबर ऑफ डोजेज़ जो हैं वो मेरे हिसाब से एक्चुअली अभी सभी के लिए बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं, इन द सेंस के जो कोविशील्ड है या इवन कोवैक्सीन है, वेरी मच लाइकली कि इनकी जो थर्ड डोज है शायद वो भी आ सकती है, गिवन के डिपेंडिंग ऑन कैसी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ये सब अभी ऑनगोइंग रिसर्च जो है वो चलती जा रही है, डिपेंडिंग ऑन कैसे स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डोजेज जो हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि आपको बूस्टर देने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कुछ का इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन जो हैं वो वीक हैं। इट जस्ट मीन्स कि देर आर डिफरेंट वेज इन विच वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यूनिटी, और सभी वैक्सीन्स की जो इम्यूनिटी स्टिमुलेट करने के तरीके थोड़े अलग हैं, बट वो एंड में वो कन्वर्ज उन्हीं सिस्टम्स पे करते हैं, जिसको कि हम ह्यूमोरल एंटीबॉडी या सेल बेस्ड सेलुलर एंटीबॉडी कहते हैं। डीएनए वाली जो वैक्सीन है उसमें हम एक समथिंग कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। और एक और मैं क्विकली बता दूं कि जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है उसकी एक और बड़ी एडवांटेज ये होने वाली है कि देखिए, मान लीजिए कोई नया स्ट्रेन आता है,
उसका एंटीजन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है पुराने वाली स्ट्रेन से। तो डीएनए वैक्सीन जो होगी उसमें हमें वो नए एंटीजन का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट करना बहुत आसान होगा। बड़ी क्विकली उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको हम मास प्रोडक्शन में ला सकते हैं। और उसमें जो अगली जो हम कहें ट्रायल वाली टेस्टिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन एज सच हमने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है। जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट करके उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जैसे ही हम दिखा देते हैं, वी कैन क्विकली अपडेट पीपल्स इम्यूनिटी, लोगों की जो इम्यूनिटी होगी उसको हम बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये जो तीसरी डोज है या चौथी डोज भी होगी या 2 डोजेज में काम चल जाएगा, दिस ऑल जैसा हम कहोगे ऑनगोइंग रिसर्च का हिस्सा रहेगा। और ज़्यादा डोजेस का फ़ायदा अक्सर यही होता है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अगर ये वैक्सीन जो है अभी कुछ महीनों में आने वाली है, तो इसका वैक्सीनेशन ड्राइव पर जो भारत में चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, ये बढ़िया सवाल है इस मामले में कि वैसे आने वाले महीनों में व्हाट इज़ इन स्टोर कहना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली तब जब हम अभी पिछले 2020 में से गुजरे हैं, जब जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आ रहा है, और आगे आगे हमने क्या कुछ देखा। अभी भी जब तक हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, अभी आगे आने वाले कौन से स्ट्रेन्स आ रहे हैं, उनका क्या हाउ दे पैन आउट, कैसे उनका असर रहेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन। तो आने वाले टाइम पे, लेकिन हाँ, अगर जैसी वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही हैं, अगर हम ऐसे चलते रहें और नए स्ट्रेन्स ना आए, तो जो नई आने वाले वैक्सीन्स होंगी, स्पेशली जैसे हमने ये कहा डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट देंगी ज़्यादा कवरेज करने के लिए, पब्लिक को ज़्यादा वैक्सीनेट करने के लिए। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक नया टूल प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर मान लीजिए टोटली नए स्ट्रेन्स आ जाते हैं जिनमें मल्टीपल एंटीजन्स भी हों, तब भी ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये रिलेटिवली क्विकर होगा हमें वैक्सीनेट करने के लिए। तो जैसा हमने पिछला साल पूरा देखा, हम वेट करते रहे नई वैक्सीन के लिए। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है आने वाले समय में कोरोना वायरस को लेकर, तो वी शुड बी एबल टू कम अप विद एन इफेक्टिव वैक्सीन रिलेटिवली क्विकर। कुछ महीनों में ही हम उसको अपडेट करके लोगों को वैक्सीनेट कर सकते होंगे। तो ये जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय में। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अगले कम से कम 2-3 इवन मे बी 5 साल तक हम पूरे वर्ल्ड को तो शायद वैक्सीनेट ना कर पाए। तो दैट मीन्स कि जो वैक्सीनेशन और की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है आने वाले समय में। जो स्पीड अभी इंडिया की ही वैक्सीनेशन की चल रही है, उसके चलते हमें सालों साल लगेंगे पूरे इंडिया को वैक्सीनेट करने में। और तब तक कितने स्ट्रेन्स आते हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है, उसके लिए हमें क्या नए हथियार इन द फॉर्म ऑफ नई वैक्सीन लेके आनी पड़ेंगी, ये सब अभी समय ही बताएगा। लेकिन उसकी तैयारी में ये जो डीएनए वैक्सीन बेस्ड वैक्सीन है, या और भी जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, या और भी एमआरएनए वैक्सीन या अदर वायरस बेस्ड वैक्सीन जो आ रही हैं, वो सब हमारा जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि जो हमारा आर्सेनल है, जो हमारा हथियारों का भंडार रहेगा इसके अगेंस्ट, उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंट हथियार रहेगा ये। तो इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर द टाइम्स टू कम। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और अब लौटते हैं उस गाइडलाइंस पर जिसमें कहा गया है कि आपस में बिना मास्क के भी मिल सकेंगे। लेकिन ये खबर अपने देश की नहीं है, ये खबर है यूनाइटेड स्टेट्स की। इसीलिए कोरोना को लेकर अपने देश के राज्य या केंद्र सरकारों ने जो भी नियम बनाए हैं उसका आप पालन करें। और वो टैगलाइन तो है ही, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लौटते हैं मास्क वाली खबर पर। जो मैंने बताया सिर्फ एक मोटा मोटी बात है, लेकिन इस गाइडलाइंस में कई और बातें हैं जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। इसके लिए मैंने बात की आज तक रेडियो के रिपोर्टर रिचीक मिश्रा से, जो कोरोना से जुड़ी हर खबर पर नज़र रखते हैं। इनसे पहला सवाल यही पूछा कि इस गाइडलाइंस में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। एक वैक्सीनेटेड इंसान को जिसने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुशबू, देखिए, सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन जो है यूएस का, वो जिसको सीडीसी बोलते हैं, उसने ये कहा है कि जिन अमेरिकन को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं, वो अब अपने परिवार में एक छोटी मोटी गैदरिंग कर सकते हैं, परिवार से, रिलेटिव्स से मिलने जा सकते हैं। उन्हें मास्क लगाने की या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये है उसमें एक पॉइंट कि मान लीजिए कि 2 पीढ़ियां एक परिवार में रह रही हैं या 3 पीढ़ियां परिवार में रह रही हैं,
तो पहली पीढ़ी जो है, जैसे दादाजी या दादी की है, उनको अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो मास्क हटा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनके लिए जरूरी नहीं है। और अगर उनकी दूसरी पीढ़ी को भी, उनके मतलब बच्चे हैं और जो उनकी सेकंड पीढ़ी, उनके बेटा और बहू को या बेटा बेटी को वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो भी आराम से वहां रह सकते हैं। इस तरह के जो पहले जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, सख्त नियम बनाए गए थे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात कि अगर किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और मान लीजिए कि मुझे मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है और मुझे किसी परिवार में जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ मिलने, तो अमेरिका में मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, मैं लोगों के घर जा सकता हूँ। वहां पे वही नियम मेरे लिए लागू होगा कि मैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रह सकता हूँ, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको ये फॉलो नहीं, मतलब वो ये रूल फॉलो करेंगे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि अब खतरा मुझसे उन्हें नहीं है। हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक लक्षण कुछ दिखाई पड़े, वो विकसित हो सकते हैं, लेकिन सीडीसी ने यह दावा किया है कि वैक्सीन लगाने के बाद जितने भी लोग हैं वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित है। मामूली लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं भविष्य में अगर दोबारा अटैक होता भी है तो, लेकिन वो किसी भी तरह से गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचेंगे और ना ही किसी को गंभीर अवस्था में वो पहुंचाएंगे। मतलब वो आईसीयू या हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में नहीं आएंगे। अच्छा रुचिक, हम तो सुनते आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी प्रिकॉशंस ज़रूरी होता है, लेकिन सीडीसी ने जो ये गाइडलाइंस जारी की हैं वो आपके हिसाब से कितना सही है? क्या ऐसी छूट देना जल्दबाजी कह सकते हैं? नहीं, देखिए, जल्दबाजी कहना है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि साल भर हो चुका है और साल सवा साल हो गए हैं और सिचुएशन ऐसी है कि भारत में और जापान या जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, लेकिन यूएस में फैमिलीज जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे मम्मी पापा अलग रहते हैं और बेटा बेटी अलग रहते हैं, इस तरह से। तो होता क्या है कि वो 2 महीने 3 महीने में आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इस तरह से बना रहता है। लेकिन यहाँ सवा साल का एक गैप हो चुका है बड़ा, और ऐसी बीमारी फैली थी कि जिससे दोनों तरफ चिंता है, मतलब पहली पीढ़ी को भी चिंता है, दूसरी पीढ़ी को भी चिंता है कि लोग सही है कि नहीं है, मिल नहीं पा रहे हैं। तो मिलने पे एक अलग आत्मीयता सामने आती है। तो बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है और वहाँ पे कुछ एडल्ट जो है, मतलब 18 से ऊपर के जो उम्र दराज लोग हैं 45 तक, उनमें भी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ लाख लोगों को। तो अब ये परिवार अगर इकट्ठा होता है, मिलते जुलते हैं, तो वो एक खुशी का मौका है। प्रिकॉशन जहाँ तक मेंटेन करने की बात है, तो प्रिकॉशन तो हमें अभी कुछ मुझे लगता है कि 1 सवा साल तक और मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एसिम्टोमेटिक लक्षण डेवलप करते हैं तो ये सही है कि आप गंभीर अवस्था में नहीं जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन तबीयत ना बिगड़े और आप किसी और को फिर से एसिम्टोमेटिकली संक्रमित ना करें। इस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैक्सीन लग गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक यूपी पुलिस के एक कर्मचारी मिले थे, वो कुछ जवान थे, रिटायर होने वाले हैं वो अभी अक्टूबर में। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा साहब आपको कोरोना का वैक्सीनेशन हो गया है? तो बोले हाँ साहब हमारे यहाँ तो हो गया, पहली डोज लग गई है और दूसरी डोज बस अभी लगने वाली है 24 या 22 मार्च को। और तो मैंने कहा आपने मास्क नहीं लगा रखा है? बोले साहब वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि अभी जरूरत तो नहीं है, आप चाहो तो प्रिकॉशन में लगा सकते हो। बोले साहब आप अकेले हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं तो मास्क नहीं है, लेकिन जब भीड़ में जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। और लेकिन जब से ये वैक्सीनेशन हुआ तब से वो मास्क उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। और सीडीसी की तरफ से कोई कमेंट आया है कि उन्होंने ये गाइडलाइंस क्यों जारी की हैं? देखिए, ऐसा कोई खास तौर से उनका बयान तो नहीं आया है, सीडीसी का कोई किसी अधिकारी का बयान नहीं आया, लेकिन सीडीसी ने 1-2 दिन पहले अभी ये कहा था कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण से अब बच चुके हैं, उनको इस तरह के संक्रमण नहीं होंगे। हल्का फुल्का लक्षण विकसित हो सकता है अगर वो किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं या किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे वायरस का असर हो। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना जो डेली रूटीन का लाइफ है, जो जिंदगी पटरी से उतर गई थी, उसको वापस पटरी पे लाने के लिए उन्होंने ये एक बयान जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस, ये एक वर्ड यूज किया था कि अब हमारे पास इस बात का सबूत है कि हम कोरोना वायरस से धीमे धीमे
फतह पा रहे हैं, और फतह ये उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। ये फतह ऐसी है कि हम खुद को बचाने की फतह पा रहे हैं, हम उससे बच सकते हैं। अब हम उतने बीमार नहीं होंगे, इसलिए हम खुल के सांस ले सकते हैं। अब हमको लॉकडाउन में जाने की जरूरत नहीं है, खुद को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से प्रिकॉशन मेंटेन करने हैं, और अब आप सामान्य जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो यही उनका एक बयान आया था। ये थे रिचीक। शुक्रिया रिचीक हमसे बात करने के लिए। तो ये था आज के कोरोना कवरेज का 324वां एपिसोड। इसे हम गुरुवार और रविवार लेकर आते हैं। प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अब मिलेंगे आपसे संडे को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।